खबर के साथ, जहां पर जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा के काफिले में तैनात एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा एसीपी ट्रैफिक की गाड़ी को टक्कर इसमें मारी गई और इस दौरान इस हादसे में घायल करीब 6 लोग, जिन्हें 5 पुलिस वाले जिनमें शामिल हैं, इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रिपोर्ट देखिए। हादसे का शिकार हुई सीएम के काफिले की कार। रॉन्ग साइड से आ रही कार ने मारी टक्कर। हादसे में कई पुलिस वाले जख्मी। जयपुर के एनआरआई सर्किल पर रॉन्ग साइड से आ रही कार कैसे सीएम के काफिले के सामने से गुजरी, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि कार को ट्रैफिक पुलिस ने कई बार रोकने की कोशिश की, बावजूद इसके कार ड्राइवर नहीं रुका और नतीजा ये रहा कि सीएम के काफिले में सबसे आगे चल रही एसीपी ट्रैफिक की गाड़ी से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके बाद गाड़ी कई बार पलट गई। एक्सीडेंट हुआ है। उस एक्सीडेंट में जो इंजर्ड थे उनको त्वरित रूप से उनको हॉस्पिटलाइज करा दिया गया था। सीएम साहब भी खुद लेके गए, एक मजरूब जो प्राइवेट व्यक्ति था उसको अपनी खुद की गाड़ी में लेके गए और उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके गए महात्मा गांधी, और सभी को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, घायलों को अस्पताल ले जाया गया। सीएम भजनलाल शर्मा ने संवेदना दिखाते हुए अपनी गाड़ी से उसी घायल को अस्पताल पहुंचाया, जिसकी वजह से हादसा हुआ। इतना ही नहीं, खुद अस्पताल पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं को भी देखा। इस हादसे में कई पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज जगतपुरा के जीवन रेखा अस्पताल में चल रहा है। वहीं रॉन्ग साइड से गाड़ी लाने वाला युवक का इलाज जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में जारी है। दरअसल हादसा उस वक्त हुआ जब सीएम भजनलाल का काफिला उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था, जहां सोहन सिंह स्मृति कौशल विकास केंद्र के नए भवन का उद्घाटन होना था। लेकिन जानकारों की माने तो काफिले से पहले ट्रैफिक रोकने की व्यवस्था से सीएम ने इनकार कर दिया था और हादसे के बाद पुलिस जांच में जुटी है। वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और मंत्री झावर सिंह खर्रा घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर्स पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं अपनी, और बाकी जो प्रोग्रेस रहेगी वो सारे डॉक्टर्स को हमने कहा है कि वो लगातार आपको बताते रहें। मुझे लगता है अभी जो ऑपरेशन में आईसीयू के अंदर है और वो डिटेल्स आपको बताएंगे। गाड़ी के माननीय मुख्यमंत्री जी का कारगेट लघु उद्योग भारती कार्यक्रम में पूछना था, बीच में से अचानक एक गाड़ी आई तो मुख्यमंत्री के काफिले के अंदर जो गाड़ियां थी उनका बैलेंस कहीं न कहीं बिगड़ गया, और घटना जब होती है वो किसी को पूछ के नहीं होती। ये जो भी दुर्घटना हुई उसके बाद में जो दुर्घटना हुई वो भी स्थान बगरू विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है, अक्षय पात्र, और ये महात्मा गांधी जीवन रेखा ये भी बगरू विधानसभा क्षेत्र के अंदर आते हैं। मेरे को पता चला, मैं पहले घटनास्थल पे गया और सीधा यहाँ पे महात्मा गांधी पहुंचा। अभी एक साथी हमारा यहाँ पे एडमिट है, ओटी के अंदर लिया गया, उपचार जारी है। घायलों के स्वास्थ्य को लेकर के सीएम वक्त पर अपडेट ले रहे हैं। एसएमएस अस्पताल के सीनियर डॉक्टर को जीवन रेखा अस्पताल भेजा गया। अधिकारियों को हर संभव इलाज के निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। लेकिन हादसे पर अब भी कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सीएम के काफिले में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं मंगलवार की शाम को जयपुर से अजमेर जाते वक्त विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की गाड़ी को ओवरटेक करने और वीडियो बनाने के आरोपी 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में आए 4 युवक बगरू थाना इलाके के फतेहपुरा गांव के रहने वाले हैं। आरोपियों ने स्पीकर की सुरक्षा में सेंध मारी, क्योंकि इस बाबत उनसे पूछताछ जारी है। विधानसभा अध्यक्ष की सुरक्षा में सेंध मारी। पुलिस ने 4 आरोपियों को धर दबोचा। फतेहपुरा गांव के रहने वाले हैं आरोपी। विधानसभा स्पीकर की गाड़ी को ओवरटेक कर
उनका वीडियो बनाने वाले सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। गणेश, राहुल, साहिल कुमावत और लोकेश यादव को बगरू थाना इलाके से गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी फतेहपुरा गांव के बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है कि इन्होंने स्पीकर वासुदेव देवनानी की गाड़ी को ओवरटेक क्यों किया। बगरू थाना क्षेत्र में माननीय स्पीकर महोदय जब प्रस्थान कर रहे थे तो कुछ युवकों ने बार बार उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर ओवर स्पीडिंग करते हुए वीडियो बनाने की कोशिश की। इस तरह उन्होंने न केवल माननीय स्पीकर महोदय बल्कि वहां जो आमजन वाहन चालक थे उनकी सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न किया। इस संबंध में बगरू थाना क्षेत्र में एक प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया है। इसी संबंध में 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया, एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान जारी है। दरअसल सुरक्षा में सेंधमारी की घटना मंगलवार शाम की है, जब विधानसभा अध्यक्ष जयपुर से अजमेर अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान कार सवार युवकों ने पहले उन्हें ओवरटेक किया और उसके बाद उनकी वीडियो बनाने लगे। कार देखकर सुरक्षाकर्मी सन्न रह गए। इस बीच सुरक्षाकर्मियों ने कार को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी युवक गाड़ी को तेजी से लहराते हुए भाग निकले। घटना का पता चलते ही डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुढ़ानिया ने त्वरित एक्शन लेते हुए स्पेशल टीम गठित की। कार के नंबरों के आधार पर आरोपी युवकों का पता लगाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और इसी बीच दौसा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, जहां कालीखाड़ बोरवेल हादसा मामले को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट है। 52 घंटे बाद भी आर्यन को नहीं निकाला जा सका है बोरवेल से बाहर और लगातार कोशिशें जारी है। हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ सीधे घटनास्थल से जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या अपडेट है और कितना इंतजार है और कितना वक्त है? सबसे अच्छी खबर है और शुरुआत की ब्रेकिंग न्यूज है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन का लंबे समय से रुका हुआ था वो शुरू हो चुका है। पहला जो ये मशीन है इसको अंदर भेजा गया है और अब ये काम शुरू हो गया है। जो मशीन यहाँ पर आई हुई थी, पाइलिंग मशीन, उसका काम शुरू किया गया है। पहले वाली मशीन यहाँ पर जो तकनीकी खराबी के कारण खराब हो चुकी थी, अब दूसरी मशीन का यहाँ पर संचालन शुरू हो गया है और अब ये एक अच्छी संकेत है, क्योंकि जो पहले जो मशीन ने काम किया था 115 फीट तक ये खुदाई कर दी थी। अब ये मशीन आगामी 2 घंटे में निश्चित रूप से 150 फीट का पूरा खुदाई कर देगी। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आगामी 2 घंटे में जो सफाई का जो खुदाई का काम है वो पूरी तरह हो सकेगा। और अब ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है एक बार फिर तेजी पकड़ा है, क्योंकि सुबह 11 बजे के करीब ये रेस्क्यू ऑपरेशन बंद हो गया था और अब इसके बाद में ये जो पाइलिंग मशीन है इसे मंगाया गया था और उसके बाद में इसको इंस्टॉल किया गया है और उसके बाद में अब एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। उधर एनडीआरएफ के जो जवान हैं उनकी मौजूदगी में यह रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में ये पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से एक सुखद खबर हम कहेंगे कि जो लंबे समय से आर्यन को बाहर आने का इंतजार किया जा रहा था पूरे देश की जनता को, वो इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि 2 घंटे बाद ये पूरी खुदाई पूरी हो जाएगी। उसके बाद में लोहे के पाइप डाले जाएंगे, उसमें भी 2 से 3 घंटे का समय लगेगा और फिर उसके बाद में एक 5 से 6 फीट की एक टनल बनाई जाएगी। जो मुख्य बोरवेल, ये जो बोरवेल बन रहा है इसके जस्ट आगे मुख्य बोरवेल है, जिसकी जो दूरी है 5 से 6 फीट की दूरी है। ऐसे में 5 से 6 फीट की जो टनल है वो बनाई जाएगी। ऐसे में इस टनल के बाद में यहाँ पर आर्यन को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में क्योंकि तो कितना घंटा लगेगा आर्यन को बाहर निकालने की इस प्रक्रिया में, क्योंकि घंटा दर घंटा लगातार इंतजार बढ़ता ही जा रहा है? आशीष, बिल्कुल, जो ये पाइलिंग मशीन खराब होने के कारण पूरा ये डिले हुआ है और पहले अब तक ये निकलने की स्थिति में आ जाता, लेकिन अब ये निकलने की स्थिति में आएगा। 2 घंटे इसमें खुदाई में लगेंगे, उसके बाद में 2 से 3 घंटे पाइप लगाने में लगेंगे, लोहे के पाइप लगेंगे और 3 से 4 घंटे इसकी टनल बनाने में लगेंगे। यानी कुल 7 से 8 घंटे का अब एक रेस्क्यू ऑपरेशन रहेगा। बस उम्मीद के अनुरूप ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहे तो 7 से 8 घंटे बाद आर्यन को बाहर निकाला जा सकता है। कुल मिला के बात ये कहा जा सकता है कि ये पाइलिंग मशीन शुरू हो गई है। यही एक अच्छी खबर है कि पाइलिंग मशीन अगर इसी तरह चलती रही। अच्छा, आर्यन की कुछ और तस्वीरें भी देखने को मिली। आशीष, उसके स्वास्थ्य को लेकर के क्या अपडेट है?
तो स्वास्थ्य को लेकर स्थिति जस की तस है। पहले जैसे करीब 40 से 45 घंटे से उसके जो शरीर है उसमें किसी तरह का मूवमेंट नजर नहीं आया है। ऐसे में डॉक्टर्स का कहना है कि वो अनकॉन्शियस स्थिति में हो सकता है। लंबे समय से आर्यन अंदर है, तो उसकी मां गुड्डी देवी की भी तबीयत खराब हो गई थी और गुड्डी देवी की तबीयत खराब होने के बाद उसको यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया गया था। दौसा के जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, एक अच्छी सूचना है लोगों के लिए कि भाई चालू हो गई है पाइलिंग मशीन। क्या कभी खराबी आई थी पहले वाली में? क्या पहली वाली की में जो है जो ड्रिल बिट था वो तकरीबन 110 फीट तक तो गया था, बट उसके बाद उसके अंदर खराबी आ गई थी। उसके बाद दूसरी पाइलिंग मशीन भी हमारे पास में है, तो उसको हमने मंगवा लिया था और उसकी अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि उसने पाइलिंग का काम स्टार्ट कर दिया। 110 तक चले गए थे, हम 100 मैक्सिमम शायद 160 तक हमें जाना पड़े। 150 55 तक बच्चा है, 160 तक। सर, 1 घंटे में करीब 20 से 25 फुट की खुदाई हो रही है, तो 2 घंटे में अपन मान सकते हैं कि ये खुदाई पूरी हो जाएगी? खुदाई तो अगर अगेन क्योंकि हम 150 फीट बहुत नीचे काम कर रहे हैं, तो इफ़ एवरीथिंग गोज ओके तो खुदाई तो हो जाएगी। लेकिन जो नेक्स्ट बड़ा टास्क है वो केसिंग पाइप्स को उतारने का है, उसमें समय लगेगा, क्योंकि जो हमारा जो भी स्टाफ हमारा नीचे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल खुदाई करेगा उसकी हमें सेफ्टी इंश्योर करनी है। तो फिर हम वेल्ड करके कि केसिंग पाइप्स पूरे हम 150 फीट तक उतारेंगे। ऑल दो पाइप्स हमारे आ गए हैं और उनकी भी आप पीछे देख सकते हैं कि वो पाइप्स को भी उतारा जा रहा है। पाइप डालने की जो प्रक्रिया है वो मशीन से होगी या फिर कोई? बिल्कुल आशीष, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल एक खास रिपोर्ट देखिए कि कैसे पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आर्यन ने पर खेल रहे थे, मैं उधर से खेत में, वो उधर जा रहे थे, मैं वो गिरा नहीं, जब मैं उधर से भाग के आई, मेरे को अचानक क्या आट आया, बच्चे के पाँव उसमें घिस पड़े, मेरे को आट आया। फिर मैं वहाँ से आके पुकार के मैंने मेरे देवर से किया। आर्यन के लिए दुआओं का दौर। मेरे बच्चे जीवित निकले। 3 दिन से बोरवेल में फंसा है मासूम। अभी हमने 3 जगह नाकाबंदी प्लान शुरू किया है कि नाकाबंदी करके उन लोगों को वहीं रोका जाए, अदरवाइज यहाँ बहुत सारी भीड़ हो जाएगी तो दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम रेस्क्यू में जुटी। आर्यन को बचाने के लिए एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, वहीं दूसरी तरफ बच्चे की सलामती के लिए दुआओं का दौर भी चल रहा है। दौसा के कालीखांड गांव में सोमवार दोपहर 3 बजे 5 साल का आर्यन अपनी मां की आंखों के सामने ही 150 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। तब से लेकर अब तक उसे बचाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ये बात और है कि सफलता अब तक हाथ नहीं लगी है। यहाँ पे वाटर ले गए थे, लेकिन अब की बार बरसात ज़्यादा हुई है तो वाटर लेवल हो सकता है कि 4 फीट में, क्योंकि जो बोरवेल है उसमें भी पानी है, तो उसके लिए आसपास के जो सबमर्सिबल है वो सब चलवा दी गई, जिससे कि वाटर लेवल कंट्रोल। आर्यन को सुरक्षित बचाने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ मौके पर एक्सपर्ट भी मौजूद है। देसी जुगाड़ से भी बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पाइलिंग मशीन के जरिए खुदाई का काम चल रहा है। जानकारी के मुताबिक 12 इंच के ड्रिलिंग सिस्टम के बाद अब 10 इंच के ड्रिलिंग सिस्टम से आगे की खुदाई की जाएगी। इसके बाद में जो आर्यन है उसे बाहर निकाला जाएगा। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार का कहना है कि पहले जो प्रयास किए जा रहे हैं उन पर अब काम नहीं किया जा रहा है, अब तीसरे प्रयास पर काम किया जा रहा है। पाइलिंग मशीन के जरिए अंदर तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। कलेक्टर ने बताया कि 150 फीट के करीब खुदाई होगी और उसके बाद जो मैनुअल टनल बनेगी, उससे पहले इसके अंदर लोहे के पाइप डाले जाएंगे, फिर आर्यन को निकालने का काम होगा। यानी शुरू प्रक्रिया में आज दिन भर का समय लग सकता है और उम्मीद है कि आज शाम तक आर्यन बोरवेल से बाहर आ सकता है। आर्यन को सुरक्षित रखने के लिए बोरवेल में ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। हालांकि कल के बाद सीसीटीवी में उसका कोई मूवमेंट नजर नहीं आया।
सोमवार शाम से ही दौसा के डीएम मौके की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तीसरे दिन में किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जा रही है या बिल्कुल अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्टिकल मीटिंग चल रही है कब तक खुदाई पूरी होगी इसके बाद क्या बोलते हैं वही एक बार खुदाई 50 फीट और करनी है और उसके बाद बेसिक कार्य करने का प्रयास करेंगे हमारे एक मीटर के आसपास ही टनल मैनुअल बनेगा। बीतते वक्त के साथ आर्यन को बचाने की कोशिशें तेज हो रही हैं। दूसरी तरफ भगवान से उसकी सही सलामत होने की दुआ की जा रही है। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि जिस बोरवेल में आर्यन गिरा है उसे 3 साल पहले उसके परिवार ने ही खुदवाया था। लेकिन वक्त रहते अगर उसे कवर किया गया होता तो ये दिन उनकी जिंदगी में कभी ना आता। बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बच्चा कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है। पिछले 35 से 36 घंटे से कोई रिएक्ट नहीं किया गया है। लेकिन डॉक्टर्स से हमने जानने की कोशिश की कि जब कोई बच्चा 140-145 फीट की गहराई पर होता है तो उसकी क्या स्थिति रही होगी। तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि वो संभवतः अनकॉन्शियस स्थिति में होगा और लेकिन जब तक बच्चे को बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक ये कहा नहीं जा सकता कि बच्चे की स्थिति क्या है। लेकिन वर्तमान में बच्चे के कोई मूवमेंट नहीं है और बच्चा को मूवमेंट तो है नहीं, लेकिन ये माना जा रहा है कि वो अनकॉन्शियस स्थिति में होगा। तो आखिरकार जयपुर के जेके लोन अस्पताल में 10 साल के बच्चे को ओ पॉजिटिव की जगह पर एबी पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया। किडनी की बीमारी से पीड़ित बच्चे को सांस में तकलीफ हो रही थी और इसीलिए इसे अस्पताल में भर्ती किया गया था। उधर जिम्मेदार ये दावा कर रहे हैं कि बच्चे की हालत अब स्थिर है। इस लापरवाही के लिए जांच कमेटी बनाई गई है। जानकारी के मुताबिक भरतपुर के कामा के रहने वाले मुस्तफा की किडनी बचपन से ही छोटी थी। 4 दिसंबर को उसकी तबीयत बिगड़ी तो परिवार वाले जेके लोन अस्पताल लेकर आए। यहां उसे क्रिटिकल केयर यूनिट में एडमिट किया गया था। अस्पताल अधीक्षक कैलाश मीणा की यूनिट में ही वो एडमिट है। बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। 5 दिसंबर को ब्लड चढ़ाना था और इस दौरान ब्लड बैंक की ओर से ओ पॉजिटिव की जगह एबी पॉजिटिव ब्लड दे दिया गया। यहाँ के स्टाफ ने यही ब्लड चढ़ा दिया। 2 दिन बाद 7 दिसंबर को दोबारा ब्लड चढ़ाया। इस दिन ओ पॉजिटिव सही ग्रुप का ब्लड था और इसी दौरान दोबारा ब्लड डिमांड की पर्ची ब्लड बैंक पहुंची तो इस मामले का खुलासा हुआ। मैं बताना चाहूंगा आपको कि बच्चा भर्ती हुआ था 4 तारीख को दिन में करीब 4-5 बजे। बच्चा जब आया था तो काफी इसकी हालत बहुत खराब थी, बहुत गंभीर थी। जब जांच से पता पड़ा तो इसकी दोनों हृदय काम नहीं कर रहे थे। सांस बहुत तेज आ रहा था, सांस से बहुत तकलीफ थी। तो तुरंत इसको पहले बच्चा आईसीयू शिफ्ट किया गया। जब जांचें की गई पता पड़ा कि सांस बहुत तेज आ रहा है, गुर्दे काम नहीं कर रहे, थोड़ी कमी खून की कमी थी। तो उसी दिन उसको करीब 8 बजे के आसपास खून की कमी की वजह से क्यों जानते हैं जब गुर्दे खराब होते हैं तो उसमें होता है यूरेनिया। तो यूरेनिया में खून का ही पानी होता है जिसको बोलते हैं हेमोलिसिस। इसकी वजह से इसका कम कहते हैं हीमोग्लोबिन, तो उसको खून देना पड़ गया था। तो रात को खून लग गया, हमने 4 तारीख गया, 5 को सुबह खून लग गया था। क्योंकि इसकी यूरेनिया था, मैंने बताया आपसे, उसमें बार बार हेमोलिसिस होता रहता है। तो दोबारा जरूरत पड़ी खून की। हमने जब पहले बार खून दिया 5 को तो खून 5 से बढ़ के इसका 6.5 हो गया था। फिर भी हम चाहते हैं यूरेनिया में खून की मात्रा 10 के आसपास होती थी हीमोग्लोबिन की। तो दोबारा हमने 7 तारीख को खून दिया, इसको खून दिया गया तो तब पता पड़ा कि था ना कुछ में कोई ना मिसमैच की कोई हमें कोई शिकायत मिली थी। तो पहले ओ दिया गया और ए बी चढ़ा दिया गया, शिकायत मिली थी। जब हमारी मामला संज्ञान में आया तो तुरंत हमने उसके पता पत्र की जांच कमेटी बैठा दी गई है और जांच चल रहा था कि ब्लड ग्रुप कौन सा था, क्या था, कैसे। तो वहीं प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहली दफा भर्तियों की बम्पर बहार आने वाली है। जानकारों की माने तो सरकार 15 विभागों में 89,838 पदों पर भर्ती निकालेगी। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में खुलने वाला है बम्पर भर्तियों का पिटारा। एक साथ करीब 90,000 पदों पर भर्तियां। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी।
वादे को निभाते हुए राजस्थान की भजन लाल सरकार राइजिंग राजस्थान समिट के साथ ही इस साल के अंत तक 90,000 से ज्यादा नौकरियों का नोटिफिकेशन जारी करने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी विभागों से इसकी सूचनाएं मांगी गई है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इसकी तैयारी में जुट चुका है। इसके साथ साथ ही आरपीएससी को भी आने वाले समय में और नई अभ्यर्थनाएं भेजी जाएगी ताकि जो वादे सरकार में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने किए थे उन वादों को पूरा किया जा सके और राजस्थान में जिस तरीके से पेपर लीक और तमाम तरह की घटनाओं को लेकर के पिछली कांग्रेस पर भाजपा की सरकार आक्रामक थी, उस पर अपने वादे पर खरे उतरते हुए युवाओं को नौकरी देने के सपने को पूरा किया जा सके। राजस्थान सरकार की नई सरकार बनने के बाद पहली बार भर्तियों की बाहर आने वाली है। दरअसल राजस्थान सरकार 15 विभागों में लगभग 89,838 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। इस संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। हालांकि पदों की गणना हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा चतुर्थ श्रेणी के लिए बम्पर भर्तियां होंगी। 90,000 पदों में लगभग 52,000 पदों पर प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती होगी, जिसके लिए प्रदेश के युवा ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। इसी महीने नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। अलग अलग विभागों की भर्तियों के लिए कार्मिक विभाग ने लिस्ट तैयार कर ली है। और इस साल लगभग 1 लाख भर्तियां निकालेगी। 32,000 से अधिक पदों पर राजस्थान की सरकार नियुक्ति पत्र सौंप चुकी है और 15 विभागों में 90,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है, जिनके नोटिफिकेशन भी शीघ्र ही जारी होंगे। चाहे 4th क्लास कर्मचारियों की भर्ती का मामला हो, जेल प्रहरी, लाइब्रेरियन, NHM, वन प्रहरी, तमाम पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जारी है और इनके नोटिफिकेशन जारी होने के साथ साथ राजस्थान के युवाओं को यह भी विश्वास है कि इस बार जो परीक्षाएं होंगी वो निश्चित रूप से नकल माफिया और नकल ग्रोह से मुक्त होंगी, क्योंकि अभी तक जो राजस्थान की सरकार ने भर्तियां की हैं कहीं भी किसी तरीके की इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आई हैं। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इन परीक्षाओं के माध्यम से, नियुक्ति प्रक्रियाओं के माध्यम से राजस्थान के युवाओं को राहत मिलेगी और राजस्थान के युवाओं का उज्जवल भविष्य होगा। अब तक अलग अलग विभागों ने 25,335 पदों पर भर्ती की एप्लीकेशन एजेंसियों को भेजी गई है। इसी तरह से 64,503 पदों पर भर्ती के लिए एप्लीकेशन की प्रक्रिया जारी है। इन एप्लीकेशन को मंजूरी मिलते ही ये संबंधित भर्ती एजेंसियों को भेजी जाएगी। बेरोजगारों का कहना है कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में भर्तियां आने से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। सरकार की ओर से कहा गया था कि हर वर्ष 1 लाख भर्तियां करेंगे। अभी तक एक भी अभ्यर्थी उन्होंने निकाली नहीं है इस तरह की बड़ी भर्ती की। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं को भ्रमित करना बंद करे और युवाओं के रोजगार की व्यवस्था करे। जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उनको पूर्ण करे और खाली पदों पर युवाओं को भर्ती करके उनको रोजगार देने का कार्य करे, न कि सिर्फ घोषणा करते हुए और यू टर्न लेने का जो कार्य अब तक किया है इससे बचे। आइए अब आपको बताते हैं कि किस विभाग में कितने पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। चतुर्थ श्रेणी के लिए 52,453 पद, वाहन चालक के लिए 2,400 पद, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के लिए 14 पद, वरिष्ठ अध्यापक के 2,129 पद, आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर के 745 पद, डेयरी में अलग अलग तरह के 505 पद, चिकित्सा शिक्षा में सहायक आचार्य के 312 पद, चिकित्सा विभाग में अलग अलग कैडर के 5,090 पद, जल जीवन मिशन में टेक्निकल एक्सपर्ट के स्थायी 855 पद। इन सभी पदों पर एप्लीकेशन प्रक्रियाधीन है। इन पदों पर अभ्यर्थनाओं को जैसी ही मंजूरी मिलेगी उन्हें भर्ती एजेंसियों को भेजा जाएगा। इसके साथ ही कुछ पदों के लिए एप्लीकेशन भेजी जा चुकी है, जिनके लिए आने वाले दिनों में कभी भी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। लाइब्रेरियन के 500 पद, पशुधन सहायक के 2,041 पद, कांस्टेबल के 7,000 पद, जेल प्रहरी के 803 पद, संस्कृत शिक्षा में 3,003 पद, सहकारी बैंक एवं राजफेड में 498 पद, ऊर्जा विभाग में 487 पद, सहायक आचार्य के 79 पद, सर्वेयर फोरमैन के 72 पद, NHM 21 कैडर के 8,252 पद, JTA के 2,600 पदों के लिए अभ्यर्थनाएं भेजी गई हैं।
सत्ता में आने से पहले राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये वादा किया था कि युवाओं को रोजगार देंगे और बेरोजगारी पर चोट मारेंगे। बेरोजगारी पर चोट मारते हुए राजस्थान की भजनलाल सरकार 90,000 से ज्यादा नौकरियों की सौगात इस महीने के अंत तक देने जा रही है। बताया जा रहा है कि नौकरियों को लेकर के नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होगा। 15 विभागों से रिक्त पदों की सूचना मंगाने के बाद में अब राजस्थान का कर्मचारी चयन बोर्ड इसकी तैयारी में जुट चुका है और इस नौकरियों से सीधे तौर पर आने वाले साल में बेरोजगार युवाओं को काफी राहत मिलेगी और सरकार अपने वादे को पूरा करने में भी खरी उतर पाएगी। लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो वहीं राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट 2024 अगले साल 27 फरवरी को आयोजित होगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से बुधवार को परीक्षा की डेट का ऐलान किया गया। रीट के लिए 16 दिसंबर से आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट रखी गई है 15 जनवरी। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने जानकारी दी कि परीक्षा में पास कैंडिडेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी। पहली बार OMR शीट में 5 ऑप्शन मिलेंगे और हर सवाल का जवाब देना जरूरी होगा। खाली छोड़ने पर नंबर कटेंगे। रीट लेवल 1 और 2 के लिए अलग अलग अप्लाई करने पर प्रत्येक के लिए 550 रुपए शुल्क देना होगा। वहीं दोनों के लिए एक साथ आवेदन करने पर 750 रुपए का शुल्क लगेगा। यह परीक्षा 2 पारियों में होगी, सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक, दूसरी पारी दोपहर को 2:30 बजे से शाम के 5 बजे तक। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। यह परीक्षा हर जिले में आयोजित की जाएगी। इसे लेकर संवेदनशील, अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर ही चिन्हित किए जाएंगे। 2024 का नोटिफिकेशन राज्य सरकार के निर्देश से आज जारी किया गया है, जो कल 12 दिसंबर को सभी समाचार पत्रों में, जो राज्य के प्रमुख समाचार पत्र हैं, उनमें प्रकाशित हो जाएगा। और रीट की जो विस्तृत विज्ञप्ति है वो बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। जो परीक्षार्थी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वे और वक्त हो चुका। पारा में युवक के खुदकुशी मामले में सहमति बन गई है। ये सहमति सुसाइड नोट में जिक्र पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज होने के बाद बनी। फिलहाल जिला अस्पताल मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम जारी है। तो आज सुबह से ही पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया समेत कांग्रेस के कई पूर्व विधायक समेत बड़ी संख्या में लोग मांगों को लेकर मोर्चरी के बाहर धरने पर थे। यहां पर जिला कलेक्टर रोहिताक्ष सिंह तोमर की मध्यक्षता में बैठक हुई है। इस दौरान पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया भी मौजूद रहे और इस बैठक में मृतक की ओर से दी गई FIR के अनुसार सभी के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है। मामले की जांच कोटा की क्राइम ब्रांच के एडिशनल SP को सौंपी गई है। तो सुसाइड नोट के आधार पर अब FIR दर्ज हुई है। सक्सेना के आत्महत्या प्रकरण के अंदर जो बात हुई है उसमें FIR दर्ज करने की बात हुई, तो इस संबंध में FIR दर्ज कर ली गई है कोतवाली के अंदर। कोतवाली में FIR नंबर 849/24 थाना कोतवाली के अंदर दर्ज हुई है 12 में, और उसका इन्वेस्टिगेशन भी अपने जिले से बाहर IG ऑफिस में पदस्थापित बेनी प्रसाद जी एडिशनल SP क्राइम एंड विजिलेंस को दी गई। जो FIR के अंदर जो इन्होंने नामजद कर रखे हैं उन सभी के खिलाफ जो है जो शिकायत इन्होंने दी है उसमें जो नामजद किए हुए हैं उनके सभी खिलाफ उसके अंदर जो है। कितने लोग हैं सर उसमें? अभी मुझे वैसे तो डायरेक्ट सीधा याद नहीं है, बट है 5-6 लोग हैं। उधर बालोतरा में युवक की दिन दहाड़े चाकों से गोदकर सरेआम जघन्य हत्या की वारदात को लेकर पूरे इलाके में आक्रोश है। हत्या के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग और अन्य मांगों को लेकर के सर्व समाज की तरफ से धरना दिया जा रहा है। मृतक के परिजन और सर्व समाज के लोग नाटा अस्पताल की मोर्चरी के आगे धरने पर बैठे हुए हैं। कई घंटे बीत गए हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही, जिससे आक्रोश अब लगातार बढ़ता जा रहा है। पचपदरा के विधायक अरुण चौधरी, पूर्व विधायक मदन प्रजापत समेत कई नेता जनप्रतिनिधि धरना स्थल पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को दिन दहाड़े गाड़ी हटाने की बात को लेकर हुए विवाद के चलते हिस्ट्री शीटर हत्यारे ने विष्णाराम की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद मृतक के परिजन और समाज के लोगों के साथ ही सर्व समाज के लोग नाटा अस्पताल की मोर्चरी के आगे धरने पर बैठ गए। वहीं बालोतरा के पुलिस अधीक्षक का कहना है कि हमारी अलग अलग टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। जल्द आरोपी की गिरफ्तारी होगी। परिजनों से लगातार समझाइश की जा रही है। परिजन मामले में मृतक के परिजनों को 1 करोड़ के मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं। बालोतरा की तस्वीरें हैं। रास्ते में खाली वो टेंट को खोल दो तो उनको लड़ दो नहीं होती तो उन्हें जोड़े नहीं वो उन्हें जोड़े
खाली के रास्ता में यो करीब वो कोने एकदम मेघ वाल के डेढ़ की के बाद सीधे सब कुछ पहनाया उन्हें खाली मारे भाई नहीं मारी है मारे बींदले जी बिया 10 महीना आज मारो बींदली बिली मरी है ना बिली अब टाइबर ने बेड में बड़ा मरी मार तो घर से पूरा सत्यानाश कर दिया है अरे राष्ट्र ने मोदी सरकार ने पहुंची गई चाहिए अगर पहुंच नहीं रहे प्रशासन के साथ में वार्ता लगातार 24 घंटे से हम उनके संपर्क में है, लेकिन वो आश्वासन नहीं दे रहे हैं। अभी तक इस पे कोई सख्त कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है और जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है। हमारी वाजिब मांग है कि विष्णाराम की जो ये जघन्य हत्या हुई है तो उस हत्या में जो हत्यारे हैं वो उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। कल दोपहर में बलोत्रा में चाकूबाजी की घटना हुई जिसमें जो विक्टिम था वो बाद में मृत घोषित कर दिए गए थे। अपनी गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान डीवाईएसपी स्तर के अधिकारी को दिया गया। टोटल जिले की 10 टीमें बना रखी है, जो कि जोधपुर, शेरगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, दवी सदी में बलोत्रा जिले में दवी सदी जो भी पुराने एसोसिएट्स थे मुंजिम के तथा जो भी उनके रिलेटिव्स हैं जो भी इस तरह की उनके चीजों में उनके साथ शामिल थे उनको उठा के पूछताछ जारी है। उधर झुंझुनू के नवलगढ़ उपखंड के गोछड़ा गांव में श्री सीमेंट कंपनी और प्रशासन अधिकारियों द्वारा प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए श्री सीमेंट कंपनी के प्लांट के बाहर किसान विद्याधर के परिवार के साथ जारी प्रदर्शन को वार्ता के बाद अब समाप्त कर दिया गया है। किसानों ने सीमेंट कंपनी प्रशासन को मुआवजा राशि के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। किसानों ने कंपनी और प्रशासन को एक चेतावनी दी है कि 7 दिन में अगर मुआवजा राशि का भुगतान नहीं हुआ तो सीमेंट कंपनी के मुख्य द्वार पर किसानों द्वारा बड़ा प्रदर्शन होगा। इससे पहले बड़ी संख्या में किसान श्री सीमेंट प्लांट के मुख्य द्वार पर इकट्ठा हुए जमकर प्रदर्शन किया गया। एक गरीब किसान को जिस तरह से विद्याधर किसान इसको घर से इसके पूरे परिवार से इसको उठाया गया, उठा के इसको बंदी बना दिया गया और जब वापस से इसको जब छोड़ा गया तो वहां इसका घर नहीं था। बड़ी बड़ी मशीनों से इसको पूरे घर को उठा के ले गए पीछे से और इस तरीका ने इसको मुआवजा दिया। वो बाइट देने के मुआवजा कंपनसेशन देने के लिए तैयार है। देखिए इस पूरी श्री सीमेंट की ऑडिट होनी चाहिए कि जो नॉर्म से जो एग्रीमेंट किसानों के साथ किया वो सारे के सारे एग्रीमेंट उन्होंने बदल दिए। आज मुआवजे के संदर्भ में किसान परिवार की और उसके साथ कुछ जनप्रतिनिधियों की और यूनिट हेड वगैरह इनकी हुई है बातचीत। तो आज तो वार्ता बेनतीजा रही। संभवतः कल परसों में एक बार और कोशिश करेंगे कि किसी तरह मामला सुलझे। मैंने 6 करोड़ रुपए की मांग रखी है जी, जिसमें मेरा तारबंदी जो नुकसान है 3 साल से जो कनेक्शन काट के खेती का ट्यूबवेल वगैरह जो पूरा ट्यूबवेल अंदर दबाया है, जो घरेलू सामान का नुकसान किया है, सभी चीज़ें शामिल है, मकान कंस्ट्रक्शन सब। उधर धौलपुर में बजरी परिवहन के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 34 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को बरामद किया है। 2 बजरी माफियाओं की यहां से गिरफ्तारी हुई है। कई माफिया बीहड़ का फायदा उठाकर भाग गए। 10 पुलिस थानों की टीम ने एक साथ कार्रवाई की थी। कोतवाली थाना इलाके के देवकापुरा चंबल घाट के आसपास बजरी माफियाओं के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई की गई है। 34 ट्रैक्टर ट्रॉलियां बरामद हुई है। 2 बजरी माफिया को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई के दौरान बजरी माफिया यहां से भाग छूटे। धौलपुर की तस्वीरें जहां पर 2 बजरी माफियाओं की गिरफ्तारी की गई है। इलीगल माइनिंग के खिलाफ अभियान जारी है। उसी में कार्रवाई करते हुए कल रात को देवकीपुरा से भैरूपुरा के जो चंबल के किनारे के जो घाट है उन पे कार्रवाई की गई। जॉइंट कार्रवाई रही। कुल मिला के 10 से अधिक टीमें डीएसटी व अन्य थानों में पुलिस लाइन से जाब्ता लिया गया। साथ में मुरैना पुलिस से समन्वय स्थापित करके जो इनके इलीगल सैंड माइनिंग हो रही थी उस पर कार्रवाई हुई और उसी संदर्भ में 34 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अब इनमें जो अक्यूज्ड हैं उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके वह जो घाट चलाने वाले लोग हैं उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा और इसी तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
तो वहीं अपने संगठन के बल पर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की प्रक्रिया चल रही है। बीजेपी में पहले 5 दिसंबर तक बूथ अध्यक्षों के चुने जाने की प्रक्रिया पूरी हुई। बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर तक मंडल अध्यक्षों का चुनाव करवाया जाएगा और इसके बाद 16 से लेकर 31 दिसंबर तक जिला अध्यक्ष के चुनाव पूरे होंगे। वहीं जिलों के प्रतिनिधि भी तय समय में चुन लिए जाएंगे। जिला अध्यक्षों के बाद जनवरी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्षों का निर्वाचन होगा। और आपको हम बता दें कि जिले के प्रतिनिधि मिलकर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव यहां पर होगा। और इस वक्त आप देखिए एक खास रिपोर्ट। आसाराम को एक बार फिर से पैरोल मिला है। दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की हाईकोर्ट से 17 दिन की पैरोल मंजूर हो गई है। आसाराम के वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर महाराष्ट्र के पुणे स्थित अस्पताल में अपना इलाज के लिए पैरोल मांगी थी। आसाराम को 15 दिन इलाज के लिए और 2 दिन ट्रैवलिंग के लिए दिए गए हैं। कोर्ट ने आसाराम को पहले दी गई पैरोल की शर्तें लागू करने के लिए कहा है। आसाराम का फिलहाल जोधपुर के निजी आरोग्य आयुर्वेद अस्पताल में इलाज चल रहा है और 15 दिसंबर तक इसी अस्पताल में इलाज चलेगा। 15 दिसंबर को आसाराम को जोधपुर से एयर एम्बुलेंस के जरिए महाराष्ट्र के माधव बाग आयुर्वेद अस्पताल ले जाया गया और नए साल में 2 जनवरी को आसाराम की जोधपुर वापसी होगी। आपको बता दें कि आसाराम पर वर्ष 2013 में 14 और 15 अगस्त को जोधपुर के मड़ाई स्थित आश्रम में अपनी ही गुरुकुल की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का आरोप लगा था। दिल्ली के कमला नगर पुलिस थाने में 0 नंबर एफआईआर दर्ज हुई और उस एफआईआर को जोधपुर भेजा गया। जोधपुर पुलिस ने मौका तस्दीक करने के बाद 31 अगस्त की रात को आसाराम को छिंदवाड़ा स्थित आश्रम से गिरफ्तार किया और 1 सितंबर को जोधपुर लाया गया। उसके बाद से आसाराम जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है। आसाराम को अंतिम सांस तक कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। आसाराम को 11 साल में तीसरी बार पैरोल मिली है। आसाराम को जोधपुर के निजी आयुर्वेद अस्पताल में इलाज के लिए 7 नवंबर को 30 दिन की पैरोल मिली थी। 13 अगस्त को 11 साल में पहली बार पैरोल मिली थी। आसाराम 27 अगस्त से 2 सितंबर तक पुणे के माधव बाग अस्पताल में इलाज कराने के लिए गए थे। इसके बाद उसने पंचकर्म पूरे न होने का हवाला देते हुए 5 दिन पैरोल बढ़ाने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था और 7 सितंबर तक माधव बाग अस्पताल में इलाज करवाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो पारा लगातार गिरता जा रहा है क्योंकि शीतलहर की चपेट में उत्तरी भारत का मैदानी इलाका आ गया है। उत्तरी भारत के राज्यों में बारिश और बर्फबारी का असर प्रदेश में अब दिखने लगा है। अलग अलग जिलों से आई तस्वीरों से साफ हो रहा है कि मौसम में बदलाव हो चुका है। खेत खलिहानों से लगाकर के घर आंगन में ओस की मोटी परत बिछने लगी है। शेखावाटी के सीकर, चूरू और झुंझुनू के इलाकों में न्यूनतम तापमान में बदलाव नजर आने लगा है। प्रदेश में बढ़ा सर्दी का सितम। कई इलाकों में कम हुआ तापमान। सीकर, चूरू और झुंझुनू में गिरा तापमान। करीब आधा दिसंबर जा चुका है, ऐसे में अब सर्दी भी रंग दिखाने लगी है। उत्तरी भारत में हो रही बारिश और बर्फबारी का असर राजस्थान में भी दिखने लगा है। प्रदेश के 15 शहरों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। 11 शहरों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया। माउंट आबू की बात करें तो यहाँ के तापमान में 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ बर्फ की पतली चादर जमी दिखी, जिसे देखकर पर्यटक बेहद उत्साहित दिखे। माउंट आबू में इस सीजन में पहली बार पर्यटकों को हुए बर्फ के दीदार हुए। ओस की बूंदें देर रात के तापमान में जमने लगी हैं, जिससे सैलानी रोमांचित हो रहे हैं। चूरू
चूरू में तापमान एक ही दिन में करीब 2.5 डिग्री गिरकर 1.8 डिग्री पहुंच गया है। मौसम विभाग ने 2 दिन शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फ गिरने का सीधा असर यहां देखने को मिल रहा है। चूरू में पक्षियों के घोंसले में भी बर्फ की चादर जमी दिखी। वहीं दूर दराज खेतों में गेहूं की फसल पर भी बर्फ की बारीक चादर दिखाई दी। पड़ रहा है। सिरोही में भी बदलते मौसम के साथ तापमान में कमी आ गई। सुबह और शाम गलियों, बाजारों और हाईवे पर अलाव जलाते दिखे जाएंगे। कोहरे की बात करें तो शहर के अंदर के इलाकों में भले ही कोहरे की मार कम हो, लेकिन हाईवे पर सुबह के वक्त कोहरा वाहन चालकों के लिए परेशानियां जरूर खड़ी करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शेखावटी अंचल में सर्दी का सितम लगातार बढ़ रहा है। सीकर में तापमान माइनस में पहुंच गया। सीकर के फतेहपुर मौसम केंद्र पर सुबह का तापमान -1 डिग्री दर्ज किया गया। मौजूदा सीजन में यह सबसे कम तापमान है। पिछले 7 दिन से लगातार तापमान में गिरावट हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिन तापमान में गिरावट जारी रह सकती है। कोटपुतली के बांसुर में भी कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिल रहा है, जिसका असर जनजीवन पर पड़ रहा है। खेत खलिहानों और घरों के बाहर खड़े वाहनों पर बर्फ की चादर जमी दिखी। बर्फबारी से रबी की फसलों को फायदा मिलेगा। कड़ाके की ठंड के चलते लोग सुबह से ही घर के बाहर बैठकर अलाव का सहारा लेते नजर आए। झुंझुनू में सर्दी की दस्तक के साथ ही खेतों में फसलों पर बर्फ जमी नजर आई। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने झुंझुनू के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए 13 दिसंबर तक शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। वक्त के साथ सर्दी का सितम और बढ़ेगा, जिसका असर सामान्य जनजीवन पर पड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।